हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे रेबीज वायरस के बारे में। देखो रेबीज वायरस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। ठीक है, प्रॉफ एग्जाम में इसके ऊपर जरूर से जरूर क्वेश्चन आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और एक शॉर्ट नोट भी इसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, बाकी इसमें जिन पॉइंट्स को मैं अपन इसको पढ़ेंगे वो है मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे अपन इसकी। ठीक है, उसके बाद अपन इसके पैथोजेनेसिस देखेंगे, डिजीज की रेबीज डिजीज कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स, लेबोरेटरी डायग्नोसिस और इसका पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देखेंगे, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रेबीज की वैक्सीन इंपॉर्टेंट है और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इंपॉर्टेंट है। अपन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है ये। ठीक है, उसके बाद इसकी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देखेंगे। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस अपन कैसे देते हैं, किसको देते हैं। ठीक है, सब कुछ अपन डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर ध्यान से देखना और इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं रेबीज वायरस। देखो रेबीज वायरस क्या है। रेबीज वायरस जो है बहुत ही डेंजरस वायरल डिजीज कॉज करता है, जिसका नाम है रेबीज। ठीक है, कौन सी डिजीज कॉज करता है, रेबीज डिजीज कॉज करता है। ठीक है, अब ये देखो ये जो डिजीज है वो स्प्रेड कैसे होती है। ये रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल से स्प्रेड होती है दूसरे एनिमल में। ठीक है, मतलब एक जो रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल है उससे दूसरे एनिमल में चली जाएगी। ठीक है, ये हमेशा फेटल होती है। वन सिम्टम्स अपीयर, एक बार सिम्टम्स अपीयर हो गए उसके बाद में कैसे होती है, फेटल, मतलब पेशेंट को फिर बचा नहीं सकते अगर एक बार सिम्टम्स अपीयर हो गए तो। सिम्टम्स अपीयर होने से पहले वैक्सीन लगवा के पेशेंट को क्या है, ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी अगर एक बार जो है सिम्टम्स अपीयर हो गए तो ये ऑलवेज फेटल डिजीज है। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ते हैं अपन मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये जो है रैप्डोविरिडी फैमिली का पार्ट है। किसका पार्ट है, रैप्डोविरिडी फैमिली का। अब देखो रैप्डोविरिडी फैमिली में रैप्डो का मतलब समझो आप। रैप्डो का मतलब होता है बुलेट शेप्ड। रैप्डो का मतलब क्या होता है, बुलेट शेप्ड। ठीक है, तो इसकी शेप भी कैसी होगी, ये जो है रेबिस भी बुलेट शेप का होता है। देखो इसमें दिख रहा है अपन को कैसा होता है, ये बुलेट शेप का होता है। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, और बाकी मॉर्फोलॉजी अपन आगे नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में बात करते हैं, इसके पास एक एनवलप होता है और एक न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। ठीक है, एनवलप में क्या होता है, देखो लिपिड मेम्ब्रेन की लेयर होती है। देखो लिपिड मेम्ब्रेन की लेयर अपन को दिख रही है ये फोटो में। ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन की लेयर दिख रही है। उसके बाद में क्या होता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, जी प्रोटीन जिनको बोलते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स। ये भी अपन को दिख रहे हैं, देखो ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स दिख रहे हैं। ठीक है, एनवलप के अंदर क्या होता है, एक मैट्रिक्स प्रोटीन की एम लेयर होती है। क्या होती है, मैट्रिक्स प्रोटीन की एम लेयर होती है। ठीक है, दूसरा है इसमें न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड में क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड जो हेलिकल शेप का होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो नेगेटिव सेंस का होता है। नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है, देखो दो तरह के आरएनए होते हैं, एक तो पॉजिटिव सेंस, एक नेगेटिव सेंस। अब पॉजिटिव सेंस तो क्या होते हैं कि डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं पॉजिटिव सेंस आरएनए। लेकिन नेगेटिव सेंस आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकते। ये नेगेटिव सेंस को क्या करना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा आरएनए होता है, नेगेटिव सेंस आरएनए होता है। ठीक है, और क्या होता है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और एक पॉलीमरेज प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखो ये अपन ने इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ ली। क्या क्या होता है, एक तो एनवलप होता है, एक न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। एनवलप में लिपिड मेम्ब्रेन की लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं और अंदर क्या होता है, एम मैट्रिक्स एम प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, ये चीज अपन ने देख ली। इसके अलावा क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड में क्या होता है, हेलिकल शेप का होता है और उसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और पॉलीमरेज प्रोटीन होता है। ओके, बात करें रेबीज के ट्रांसमिशन की, तो रेबीज के ट्रांसमिशन का मेन रूट क्या है। देखो सबसे मेन रूट क्या है रेबीज के ट्रांसमिशन का, ये होता है बाइट फ्रॉम ए रेबिड एनिमल। रेबिड एनिमल का मतलब है कि रेबीज से इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, कहाँ से, रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल से बाइट करेगा किसी पेशेंट को रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल, तो उससे फैलता है। ये इसका मेन रूट है। अदर्स रूट क्या हो सकते हैं, जैसे स्क्रैचेस हो जाए या फिर लीकिंग ऑफ ब्रोकन स्किन। अपनी कोई स्किन है जो ब्रोकन है, ठीक है, इंटेक्ट नहीं है, वहां पे क्या है, थोड़ा लीकिंग। ठीक है, या फिर स्क्रैच कर दे ये जो भी रेबिड एनिमल है, मतलब रेबिज इन्फेक्टेड एनिमल है। ठीक है, ये ब्रीच कर दे तो वहां पे से भी क्या है, रेबीज फैल सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे। ठीक है, और सिंपल सी बात है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे कॉर्निया, मान लो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दिया रेबीज इन्फेक्टेड से नॉर्मल पे पीपल को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेबीज स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, इनहेलेशन ऑफ वायरस एरोसोल्स। ठीक है, लैब्स में अगर वायरस एरोसोल्स का इनहेलेशन कर ले तो वहां से भी फैल सकता है। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसमिट नहीं होता किस किस से, किसिंग, टचिंग एंड शेयर्ड यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब होता है किचन के बर्तन। ठीक है, किचन में
किचन के बर्तन को बोलते हैं यूटेंसिल्स। इनको शेयर करने से क्या है, रेबीज कभी भी ट्रांसमिट नहीं होता। किससे? किसिंग से, टचिंग से एंड शेयर्ड यूटेंसिल्स से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अभी अपन आगे देखते हैं, आगे अपन पैथोजेनेसिस की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे पैथोजेनेसिस को, ठीक है। सबसे पहले देखो ट्रांसमिशन कैसे हुआ डिजीज का। देखो ट्रांसमिशन यहाँ पे होता है ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इन्फेक्टेड डॉग ने क्या है, ह्यूमन को काट लिया तो ये ट्रांसमिट हो गए। अब देखो सेकंड बात, काट लिया ट्रांसमिट हो गए, अब देखो क्या वो करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा लोकली मसल और कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, मसल और कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा, अपना नंबर्स बढ़ाएगा। ठीक है, सेकंड बात अपन को समझ में आ गई, मसल में ये रेप्लिकेट कर रहा है। यहाँ से थर्ड नंबर पे क्या करेगा, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। किससे बाइंड कर जाएगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से। कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। यहाँ से पेशेंट को काट लिया उसने, डॉग डॉग ने, फिर ये मसल में रेप्लिकेट किया, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये मोटर नर्व से क्या करेगा, स्प्रेड करेगा मोटर नर्व से होते हुए। ठीक है, मोटर नर्व से स्प्रेड करेगा, कहाँ पे चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक चला जाएगा। ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लियन में चला जाएगा, फिर ये स्पाइरल कॉर्ड में चला जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब क्या हुआ कि पहले तो डॉग ने बाइट किया, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये मसल्स में रेप्लिकेट, ठीक है, मसल्स में रेप्लिकेट किया। उसके बाद में कहाँ जा रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके किससे बाइंड कर रहा है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करके मोटर नर्व से होते हुए कहाँ पे जा रहा है, ये मोटर नर्व से डोर्सल रूट गैंग्लिया में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, डोर्सल रूट गैंग्लिया में। अब देखो डोर्सल रूट गैंग्लिया के बाद में कहाँ जा रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक ये आ गया, समझ में आ गई बात। ठीक है, आ गया ना समझ में, स्पाइनल कॉर्ड में आ गया। उसके बाद में क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड से ये ऊपर की तरफ जाएगा सीएनएस में। कहाँ पे जाएगा ये आ जाएगा भाई अपना सीएनएस में आ गया। ठीक है, रेबीज अपना सीएनएस में आ गया। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आ रहा है। अब देखो सीएनएस में आते, सीएनएस के कौन से पार्ट में आता है, हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम में। कौन से पार्ट में आएगा ये, हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम में। ठीक है, अब हिप्पोकैम्पस और सेरिबेलम पार्ट में आ गया। अब यहाँ से क्या करेगा, देखो यहाँ से ये स्प्रेड होगा बॉडी में। यहाँ से कहाँ पे स्प्रेड होगा, बॉडी में स्प्रेड होगा। देखो यहाँ पे, देखो कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है, देखो सलाइवरी ग्लैंड, स्किन, कॉर्निया, अदर पार्ट्स में ये स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। सबसे पहले डॉग ने बाइट किया, उसके बाद ये मसल में चला गया, मसल में जाके इसने रेप्लिकेट किया। अच्छे से समझ आ रहा है लोकली। उसके बाद ये क्या करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, से एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से। यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद में ये मोटर नर्व से जाके क्या हो जाएगा, मोटर नर्व के थ्रू ट्रांसमिट होगा कहाँ पे, डोर्सल रूट गैंग्लिया में जाएगा। डोर्सल रूट गैंग्लिया क्या है, सेल बॉडीज का क्या होता है, सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है। ठीक है, और ये वहां पे जाके कहाँ पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में जाके ये सीएनएस में चला जाएगा, सीएनएस में जाके ये कौन से पार्ट में जाएगा, हिप्पोकैम्पस और सेरिबेलम में। फिर ये बॉडी में स्प्रेड करेगा वहां से आके, हिप्पोकैम्पस सेरिबेलम से ये बॉडी में स्प्रेड करेगा, कौन से नर्व से होते हुए, जो बाकी जो नर्व्स हैं सब उनसे होते हुए क्या बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा, और सॉरी बॉडी में स्प्रेड करेगा। ओके, और अपने मैनिफेस्टेशन शो करेगा बॉडी में स्प्रेड होने के बाद सलाइवरी ग्लैंड्स, स्किन और कॉर्निया में, जो अपन आगे देखने वाले हैं। ओके, जो चीज यहाँ फोटो में दिखाई हुई है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो एक बार फोटो समझ लेते हैं। डॉग ने क्या बाइट किया, ह्यूमन को। ठीक है, ह्यूमन को बाइट किया तो ये डिजीज ट्रांसमिट हो गई। उसके बाद ये मसल में रेप्लिकेट करेगा, ये वायरस मसल में रेप्लिकेट करने के बाद क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। कौन से रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड कर गया। उसके बाद में क्या, मोटर नर्व में जाएगा, और मोटर नर्व से होते हुए डोर्सल रूट गैंग्लियन तक आ जाएगा। ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लियन तक आ गया। उसके बाद में कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से ये ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है, ब्रेन में किसमें, हिप्पोकैम्पस और सेरिबेलम पार्ट में जाएगा। फिर वहां से क्या है, अदर ऑर्गन्स तक स्प्रेड होगा। अदर ऑर्गन्स तक कैसे स्प्रेड होगा, ऑटोनोमिक और सेंसरी नर्व से। ठीक है, जैसे आईज, पैनक्रियाज, हार्ट, किडनी, सलाइवरी ग्लैंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, उसमें हमारा सलाइवा जो है इन्फेक्शियस हो जाता है पेशेंट का। ठीक है, एक बार सलाइवरी ग्लैंड तक आ जाएगा तो सलाइवा इन्फेक्शियस हो जाएगा, और क्या है, बाकी सबको स्प्रेड कर सकता है फिर। अब देखो एक चीज है नेगरी बॉडीज, ये कॉन्सेप्ट आप समझो, नेगरी बॉडीज होती क्या है। देखो नेगरी बॉडीज क्या है, नेगरी बॉडीज जो है ब्रेन सेल्स में दिखती है। कहाँ पे दिखती है, ब्रेन सेल्स में दिखती है रेबीज पेशेंट के। ठीक है,
रेबीज जो पेशेंट है उनके ब्रेन सेल्स में क्या दिखती है अपन को, नेगरी बॉडीज दिखती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, ये इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन्स होते हैं। इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन्स का मतलब है इंक्लूजन बॉडीज होती है, ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है। न्यूरॉन्स के अंदर क्या होती है, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जो कि इयोसिनोफिलिक होती है, ठीक है। और ये क्या किसकी बनी होती है, ये आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। ये देखो यहाँ वो फोटो में दिख रही है, ये ये नेगरी बॉडीज है, ठीक है। क्या है ये नेगरी बॉडीज है जो आपको ये फोटो में दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जो एरो है वो शो कर रहा है नेगरी बॉडीज, ठीक है। तो ये किसमें मिलती है, नेगरी बॉडी, ध्यान रखना हमेशा रेबीज इन्फेक्टेड पेशेंट के ब्रेन सेल्स में मिलती है। ओके, अब अपन बात करें रेबीज की क्लिनिकल फीचर्स की, तो सबसे पहले अपन क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है हाईली वेरिएबल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ज्यादा वेरी करता है, फिक्स नहीं रहता। 20 to 90 डेज होता है मेनली, ठीक है। लेकिन 1 वीक टू 19 ईयर्स तक हो सकता है, मतलब कि किसी को डॉग ने बाइट दिया तो जरूरी नहीं है कि आज सिम्टम्स आए, उसके 5 ईयर बाद भी आ सकते हैं, उसके 10 ईयर बाद भी आ सकते हैं, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसके 15 ईयर बाद भी आ सकते हैं, ठीक है। 1 वीक टू 19 ईयर्स तक सिम्टम्स आ सकते हैं, जो कि हाईली वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका, ठीक है। लेकिन शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिल्ड्रंस में। और अगर किसी को पेशेंट को हेड एंड नेक बाइट मिला है, तो अब देख सिंपल सी बात है, हेड एंड नेक में बाइट मिलेगा तो उसको ब्रेन तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी वायरस को, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखो, अब पढ़ते हैं अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स। देखो क्लिनिकल फीचर्स में अपन पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि रेबीज के क्या है, 3 फेजेज होती है, ठीक है। 3 फेज होते हैं, प्रोड्रोमल, एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेजेस जिसमें मेनली सिम्टम्स शो करता है, लास्ट है कोमा एंड डेथ, ठीक है। लास्ट का है कोमा एंड डेथ, सिंपल सी बात है, लास्ट में डेथ होगी अगर एक बार सिम्टम्स अपीयर हो गए तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रोड्रोमल फेज के बारे में। किसके बारे में अपन पढ़ेंगे, प्रोड्रोमल फेज के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो प्रोड्रोमल फेज में देखो क्या होता है, प्रोड्रोमल फेज क्या है, अर्ली अर्ली फेज है जिसमें अर्ली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं। कैसे सिम्टम्स आते हैं, नॉन स्पेसिफिक, अपन को पता है ये सिम्टम्स जरूरी नहीं है रेबीज के ही हो, किसी और डिजीज के भी हो सकते हैं, इसलिए अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि ये रेबीज है, इसलिए अपन इसको नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स बोलते हैं। अब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में क्या क्या है, देखो सबसे पहले पेशेंट को फीवर आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। फीवर के बाद नोजिया, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, ओके, वोमिटिंग होगी। उसके बाद में सोर थ्रोट, ठीक है, सोर थ्रोट, ये सब क्या है, सिम्टम्स है प्रोड्रोमल फेज के। और क्या है, फोटोफोबिया, ठीक है, लाइट से उसको डर लगेगा, ठीक है। तो ये जो अर्ली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है पेशेंट को होने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अपने पास एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज। कौन सी फेज है, एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज। अब देखो एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज में दो टाइप की है, एक तो है फ्यूरियस एनकेफेलाइटिस रेबीज, ये 80% केसेज में यही होता है, फ्यूरियस एनकेफेलाइटिस रेबीज। लेकिन ध्यान रखना कि कुछ पेशेंट में पैरालाइटिक रेबीज देखा गया है, उसको डम रेबीज भी बोलते हैं, जो 20% केसेज में दिखता है। इसमें क्या है कि सिम्टम्स जो है अपीयर नहीं होते, ठीक है, सिम्टम्स अपीयर नहीं होते अच्छे से, सिर्फ मसल वीकनेस वगैरह होती है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपन ध्यान रखो कि फ्यूरियस एनकेफेलाइटिस रेबीज मोस्ट केसेज में यही होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन यही है और ज्यादातर केसेज में यही होता है। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले फ्यूरियस एनकेफेलाइटिस रेबीज में सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं। देखो सबसे पहला है हाइपर एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, क्या है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, ओके। पेशेंट जो है हाइपर एक्साइटेबल होगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, ठीक है, बहुत बहुत ही ज्यादा ऐसे सीजर्स टाइप में उसको आने लग जाएंगे। देखो एक चीज जो देखने को मिलती है इसमें, वो होती है ल्यूसिड इंटरवल। क्या होती है, ल्यूसिड, सॉरी, ल्यूसिड इंटरवल। अब ल्यूसिड इंटरवल का मतलब क्या होता है, देखो ल्यूसिड इंटरवल का मतलब है कि पेशेंट जो है ऐसा लगेगा कि थोड़े टाइम के लिए नॉर्मल अपीयर होगा, कि पेशेंट जो है सही हो गया, नॉर्मल अपीयर हो गया, उसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल, ठीक है। तो ये किसमें देखने को मिलता है अपन को, फ्यूरियस या फिर एंकेफेलाइटिस रेबीज में ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिलता है, ठीक है। जो थर्ड जो सिम्टम्स आएगा, थर्ड जो सिम्टम है वो क्या है, वो उसमें आएगा ऑटोनॉमिक सिम्टम्स आएंगे। अब ऑटोनॉमिक सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे देखो ऑटोनॉमिक सिम्टम्स जैसे सेलाइवेशन, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि जो रेबीज का पेशेंट होता है उसके सलाइवा बहुत ज्यादा निकल रहा है, लार आता रहता है, ठीक है। स्वेटिंग, ठीक है, क्या होगा, स्वेटिंग होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसकी पल्स भी बढ़ी हुई मिलेगी, वो ठीक है, पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये ऑटोनॉमिक सिम्टम्स अपन को देखेंगे। और क्या दिखेगा, हाइड्रोफोबिया, सबसे मेन जो सिम्टम्स है वो है लास्ट स्टेज में आता है अपने पास, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। अब हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रोफोबिया का मतलब ये नहीं है कि पानी से डरता है पेशेंट, ठीक है। उसमें क्या होता है, मेनली पेनफुल स्पाज्म होता है, क्या होता है,
पेनफुल स्पाज्म होता है जब पेशेंट जो है ड्रिंक करता है वाटर को, ठीक है, वाटर ड्रिंक करता है तो पेनफुल स्पाज्म होगा कहाँ पे, उसके थ्रोट में, ठीक है। एक टाइप से बोल सकते हैं कि पानी से डर लगता है तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो उसमें क्या होता है, पेनफुल स्पाज्म होता है जो पेशेंट क्या है ड्रिंक करता है, पानी जब ड्रिंक करेगा पेशेंट तो उसके थ्रोट में क्या होगा, पेनफुल स्पाज्म होगा, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो ये सिम्टम्स क्या है अपन है एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज के। अब देखो पैरालाइटिक फेज में क्या होता है, पैरालाइटिक फेज जो है बहुत ही रेयर केसेस में दिखती है, रेयर केसेस में दिखती है, या तो देखो वैक्सीनेशन की वजह से दिख जाएगा, कभी कभी वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, वैक्सीन की वजह से भी रेबीज हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई बैट वायरस, ठीक है, बैट वायरस की वजह से इन्फेक्टेड, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी ये डम रेबीज या पैरालाइटिक रेबीज दिख जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ मसल वीकनेस होती है, क्या होता है इसमें, मसल वीकनेस होती है बस, उसको बोलते हैं पैरालाइटिक रेबीज। और पता है अपन को पैरालिसिस का मतलब मसल से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो इसमें मसल वीकनेस दिखती है, ठीक है। लास्ट स्टेज क्या है, लास्ट स्टेज में पेशेंट कहाँ जाएगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ओके, कॉमन सी बात है, ओके। मोस्टली क्या है 14 डेज के अंदर डेथ हो जाती है पेशेंट की। तो ये अपन ने पढ़ लिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रेबीज। सबसे पहले थी प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज में क्या है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखते हैं जैसे फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, सोर थ्रोट या फोटोफोबिया, ओके। दूसरी है एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज जिसके दो पार्ट होते हैं, फ्यूरियस एनकेफेलाइटिक रेबीज और पैरालाइटिक रेबीज। तो 80% में क्या होता है, फ्यूरियस एनकेफेलाइटिक एनसेफेलाइटिक रेबीज होता है, जिसमें क्या होता है, एक तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, ल्यूसिड इंटरवैल्यू देखने को मिलता है, इसमें अपन को लगता है कि पेशेंट थोड़े टाइम के लिए नॉर्मल है। उसके बाद ऑटोनॉमिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सलाइवेशन, स्वेटिंग, ठीक है, पल्स बढ़ी हुई मिलेगी, ये सब। एक है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, जब पेशेंट ड्रिंक करता है वाटर तो थ्रोट में पेनफुल स्पाज्म होता है। दूसरा पैरालाइटिक रेबीज, जो क्या है कि वैक्सीनेशन की वजह से हो सकता है या फिर बैट वायरस की इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है, इसमें मसल वीकनेस देखने को मिलती है। लास्ट है कोमा एंड डेथ, ठीक है, लास्ट में पेशेंट की डेथ हो जाती है 14 डेज के अंदर मोस्ट केसेस में। देखो अब अपन बात करेंगे रेबीज के लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। देखो कोई भी वायरस का लेबोरेटरी डायग्नोसिस हो, मेनली यही पॉइंट्स अपन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंटीजन डिटेक्शन, ठीक है, वायरल आइसोलेशन, एंटीबॉडी डिटेक्शन, आरएनए डिटेक्शन, और फिर माइक्रोस्कोपी में कुछ अलग से कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट हो वो अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या, एंटीजन, एंटीबॉडी और आइसोलेशन, ठीक है, एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन और आइसोलेशन, और इसके अलावा आरएनए डिटेक्शन, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर मेथड। ये टेस्ट अपन हमेशा करते ही हैं कोई भी वायरस हो तो, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, रेबीज एंटीजन डिटेक्शन करेंगे, इसका वायरल आइसोलेशन करेंगे, एंटीबॉडी डिटेक्शन, वायरल आरएनए डिटेक्शन और नेगेटिव बॉडी डिटेक्शन अपन करेंगे, अपन पढ़ चुके हैं नेगेटिव बॉडी के बारे में। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं रेबीज एंटीजन डिटेक्शन। अब इसमें देखो इसमें क्या है, रेबीज के एंटीजन का डिटेक्शन करना है। अब देखो एंटीजन का डिटेक्शन करना है तो कुछ तो सैंपल लेंगे, ठीक है। तो रेबीज का एंटीजन डिटेक्शन करने के लिए सैंपल क्या लेते हैं, हेयर फॉलिकल फ्रॉम नेक, ठीक है, नेक से क्या लेंगे, हेयर फॉलिकल लेंगे। उसमें क्या कौन सा टेस्ट लगाते हैं, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट लगाते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट का मतलब है फ्लोरिसेंट एंटीबॉडीज यूज करते हैं अपन। एंटीबॉडीज होती है जो कि कैसे होती है, फ्लोरिसेंट होती है, फ्लोरिसेंट डायन के ऊपर लगी होती है। फ्लोरिसेंट एंटीबॉडीज का मतलब क्या है कि ये कम वेव लेंथ की लाइट को ज्यादा वेव लेंथ की लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो अच्छे से दिखती है वो लाइट, ठीक है। ये अपन ने जनरल माइक्रो में अच्छे से पढ़ा है। तो अपन यहाँ बस इतना पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या है, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज का यूज करके अपन एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं, रेबीज के एंटीजन का, ठीक है। क्या क्या सैंपल लेते हैं, हेयर फॉलिकल लेते हैं नेक से, या फिर कॉर्नियल स्मीयर ले सकते हैं, ओके। उसके बाद में वायरल आइसोलेशन। अब देखो वायरस को आइसोलेट करते हैं मतलब वायरस को कल्चर करते हैं, आइसोलेशन का मतलब है सीधी सीधी वायरस को कल्चर करते हैं, उसके बाद में इसकी स्टडी करते हैं, कल्चर करने के बाद में अच्छे से इसको देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो दो तरह से इसको आइसोलेट कर सकते हैं, एक तो माउस इनोकुलेशन, मतलब माउस के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे डाल सकते हैं माउस के अंदर, उसके सक्लिंग माइस के ब्रेन के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, और इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब माउस के ब्रेन के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया और इसको फिर ऑब्जर्व करेंगे। ये चीज अपन ने देख ली। उसके बाद में सेल कल्चर। अब सेल कल्चर का मतलब क्या है, सेल लाइंस। अब सेल लाइंस क्या होती है, देखो ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जो बार बार डिवाइड करती रहती है। उनमें क्या है, वायरस को अपन ग्रो करवाते हैं, ठीक है, वायरस को क्या करवाते हैं, ग्रो इन सेल्स के अंदर, ठीक है। और अपन वायरस को फिर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं उसके बारे में, बाकी टेस्ट उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेल कल्चर, अब सेल कल्चर की बात करें तो सेल कल्चर किस पे करते हैं, न्यूरोब्लास्टोमा और बीएच के सेल लाइन। अब बीएच के सेल लाइंस क्या होती है, बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइन, ठीक है, बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइन, ठीक है। तो ये होती है बीएच के सेल लाइन, इसमें कर सकते हैं न्यूरोब्लास्टोमा या बीएच के सेल लाइन।
और इसमें डिटेक्ट करते हैं अपन फिर वायरस को डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट से। किससे डिटेक्ट करते हैं? डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं इन सेल लाइंस के ऊपर। तो कौन कौन सी थी? न्यूरोब्लास्टोमा प्लस बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइन, इन दोनों में से किसी के ऊपर भी इसको कल्चर कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं वायरस को। ओके। उसके बाद में एंटीबॉडी डिटेक्शन। अब देखो एंटीबॉडी डिटेक्शन क्या है? एंटीबॉडी डिटेक्शन अपन करते हैं सीएसएफ के अंदर, ठीक है। सीएसएफ में एंटीबॉडी जो है जल्दी अपेयर हो जाती है और क्या है, इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। मतलब सीएसएफ में एंटीबॉडी दिख रही है तो क्या है, रेबीज का इन्फेक्शन हुआ है, ये स्पेसिफिक है। उसके बाद में अपन करते हैं वायरल आरएनए डिटेक्शन, ठीक है। आरटीपीसीआर करते हैं अपन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। कौन सा पीसीआर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। अब आप पूछोगे कि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम थोड़ी है, या फिर ये एचआईवी की तरह थोड़ी है कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन, ये टेक्निक का पार्ट है कि इसके आरएनए को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं? पहले कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में इसको एम्पलीफाई करते हैं पीसीआर में, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें क्या है, रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर अपन यूज करते हैं। मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मेथड है। सिंपल सी बात है यार, अगर किसी वायरस का आरएनए ही आपको मिल गया तो फिर क्या ये चीज बची? फिर तो वो डिजीज पक्का है उसके अंदर, ठीक है। अब डिटेक्ट करते हैं वायरल जीन्स को किसमें? ब्रेन, सलाइवा और स्किन बायोप्सी से अपन ये सैंपल्स लेते हैं, किसके? ब्रेन में, सलाइवा, स्किन बायोप्सी, ये सब सैंपल्स लेते हैं और उसमें अपन आरटीपीसीआर लगाते हैं। ओके। लास्ट है नेगेटिव बॉडी डिटेक्शन। अपन ने देखा है कि ब्रेन की बायोप्सी में अपन को नेगेटिव बॉडी दिख सकती है एच एंड ई स्टैन से। एच एंड ई स्टैन से नेगेटिव बॉडी दिख सकती है। नेगेटिव बॉडी क्या होती है ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके। अब अपन पढ़ रहे हैं रेबीज का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में अपन क्या पढ़ेंगे? देखो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का मतलब अपन को समझ में आ गया कि एक बार एक्सपोजर हो गया, किसी को डॉग ने बाइट कर लिया तो ठीक है, उसके बाद अपन इसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। यही पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का मीनिंग। देखो बाउंड जो होता है डॉग के बाइट करने का या फिर किसी भी रेबिड एनिमल के बाइट करने का, उसके तीन कैटेगरी होती है, ठीक है। कैटेगरी वन, कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री। कैटेगरी फर्स्ट में जो बाउंड है उसमें क्या होता है, उसका मतलब है कि टचिंग और लीकिंग द स्किन, ठीक है। या तो टच कर रहा है या फिर स्किन को लीकिंग लीकिंग कर रहा है, ठीक है। लीकिंग स्किन, एनिमल ने स्किन को टच किया है फिर लीकिंग किया है, ठीक है। अब स्किन कैसी है? यहाँ पे इंटैक्ट स्किन है, मतलब स्किन में कोई भी रप्चर नहीं है, ध्यान रखना। इंटैक्ट स्किन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्किन कैसी है, इंटैक्ट स्किन है, ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी आती है उसमें जो बाउंड आता है वो आता है माइनर स्क्रैचेज, ठीक है। क्या हो रहे हैं, थोड़े से स्क्रैचेज हो रहे हैं उसको, पेशेंट को, ठीक है, डॉग के या किसी भी रेबिड एनिमल के बाइट करने से। और क्या है, स्किन जो है थोड़ी सी अनकवर हो गई है, ठीक है, अनकवर्ड, थोड़ा सा सी खुरच गई है स्किन, ठीक है, वहां से, तो उसको बोलते हैं माइनर स्क्रैचेज या फिर अनकवर्ड, जो कैटेगरी सेकंड के अंदर आते हैं। कैटेगरी थर्ड में जो बाउंड आते हैं वो होता है बाइट्स विद ब्लीडिंग स्किन, ठीक है। बाइट्स विद ब्लीडिंग, बाइट्स विद ब्लीडिंग ऑन ब्रोकन स्किन और म्यूकोसा, ठीक है। ब्लीडिंग हो रही है किस पे? ब्रोकन स्किन पे, ठीक है। स्किन जो है पूरी तरह से रप्चर हो गई, ठीक है। तो तीन कैटेगरी है। फर्स्ट में क्या आता है, टचिंग और लीकिंग द स्किन, ठीक है, और स्किन कैसी है, इंटैक्ट। सेकंड में क्या है, माइनर स्क्रैचेज आएंगे और स्किन जो है अनकवर्ड हो जाएगी, ठीक है। थर्ड में क्या है, बाइट विद ब्लीडिंग ऑन ब्रोकन स्किन, स्किन जो पूरी तरह से रप्चर हो जाएगी और ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो कैटेगरी थर्ड के अंदर आता है ये अमाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसमें क्या क्या जो है ट्रीटमेंट देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, कैटेगरी फर्स्ट में क्या करेंगे अपन, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, नो ट्रीटमेंट नीडेड, ठीक है। कैटेगरी फर्स्ट वाले बाउंड के अंदर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन कैटेगरी सेकंड के अंदर क्या, अपन बाउंड की क्लीनिंग करेंगे। क्या करेंगे? बाउंड क्लीनिंग करेंगे। और साथ में बाउंड क्लीनिंग के साथ में क्या करेंगे अपन, रेबीज वैक्सीन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रेबीज वैक्सीन स्टार्ट करेंगे, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, रेबीज वैक्सीन कब देते हैं, क्या कैसे देते हैं, ठीक है। और डॉग को अपन 10 डेज तक ऑब्जर्व करेंगे कि ये डॉग जो है इन्फेक्टेड तो नहीं है, ठीक है, रेबीज से इन्फेक्टेड तो नहीं है। 10 डेज तक डॉग को ऑब्जर्व करेंगे। ओके। कैटेगरी थर्ड में सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कैटेगरी थर्ड में जो अपन बाउंड केयर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले बाउंड केयर करेंगे, उसके बाद में रेबीज की वैक्सीन लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? रेबीज वैक्सीन। और साथ में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाएंगे, ध्यान रखना। अब ये अपन आगे पढ़ेंगे कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, तो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएंगे, तो ध्यान रखना। कैटेगरी वन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कैटेगरी सेकंड में रेबीज वैक्सीन दे रहे हैं, और कैटेगरी थर्ड में रेबीज वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों दे रहे हैं। ओके। एक बार एक बार जो रेबीज का लोकल बाउंड केयर आप देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी बाउंड है उनको क्या है, थोरोली वॉश करेंगे अपन सोप से, ठीक है, साबुन से अपन अच्छे से धो लेंगे 15 मिनट तक, ठीक है। इसमें 15 मिनट तक पानी डालते रहेंगे और साबुन से धो लेंगे इसको लोकल बाउंड केयर में, ठीक है, ध्यान रखना।
उसके बाद में क्या है, इसमें एंटीसेप्टिक्स डालेंगे जैसे पोविडोन, आयोडीन या फिर अल्कोहल। ठीक है, जिससे क्या है, जो रेजिडुअल वायरस है वो वहीं पे क्या है इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो क्या किया, सोप और वाटर से धो दिया, उसके बाद में पोविडोन आयोडीन डाल दिया, जिससे वायरस जो है इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, बाउंड को डायरेक्टली टच नहीं करेंगे बेयर एंड से, और यदि बाउंड जो लार्ज है तो ठीक है, तो उसमें सूचर डाल सकते हैं अपन, लेकिन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद। नॉर्मली सूचर क्या है, नहीं देते। ठीक है, नॉर्मली सूचर नहीं देते, लेकिन अगर बाउंड जो है लार्ज है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसमें क्या है, अपन सूचरिंग कर सकते हैं, लेकिन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद। तो ये अपन ने बाउंड केयर पढ़ लिया। ओके, अब अपन पढ़ेंगे रेबीज वैक्सीन के बारे में। ठीक है, तो रेबीज वैक्सीन दो टाइप की होती है, नॉन न्यूरल और न्यूरल वैक्सीन। ठीक है, अब देखो नॉन न्यूरल वैक्सीन ये क्या है, अपन इनको प्रेफर करते हैं, न्यूरल वैक्सीन को अपन प्रेफर नहीं करते, ध्यान रखना। ठीक है, न्यूरल वैक्सीन को क्या है, प्रेफर नहीं करते। तो देखो, सेल ड्राइव्ड नॉन न्यूरल वैक्सीन प्रेफर करते हैं अपन। अब क्यों करते हैं, ठीक है, अब देखो न्यूरल वैक्सीन क्यों नहीं प्रेफर करते, देखो न्यूरल वैक्सीन क्या है, एनसिफेलाइटोजेनिक होती है। ठीक है, इसलिए अपन इनको यूज नहीं करते। ठीक है, एनसिफेलाइटिस कॉज कर सकती है, इसलिए अपन नॉन न्यूरल वैक्सीन को यूज करते हैं। देखो, अब नॉन न्यूरल वैक्सीन कौन कौन सी होती है, प्योरीफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन। कौन कौन सी, प्योरीफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन। ठीक है, दूसरी है प्योरीफाइड बैरो सेल वैक्सीन। अभी देखो, सेल लाइन जो है उनसे अपन वैक्सीन बनाते हैं, ये अपन जनरल में पढ़ चुके हैं अच्छे से कि कैसे वैक्सीन फॉर्म करते हैं, बस नाम याद रखना। प्योरीफाइड बैरो सेल वैक्सीन और एक है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। तो ठीक है, कौन कौन सी थी, पीसीईसी, प्योरीफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, सेकंड है पीबीसी एंड एचडीसी। ठीक है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, ये तीन वैक्सीन अपने पास है नॉन न्यूरल वैक्सीन। देखो, अब रूट, अब कौन कौन से रूट से अपन वैक्सीन दे सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एक तो आईएम और आईडी। ठीक है, इंटरमस्कुलर इंटरडर्मल दोनों रूट से अपन वैक्सीन दे सकते हैं। साइट क्या है, डेल्टोइड एरिया पे देते हैं, अगर इंटरमस्कुलर देते हैं तो कहाँ पे, डेल्टोइड एरिया पे। ओके, डोज क्या है वैक्सीन की, डोज है 0.1 ml। ठीक है, 0.1 ml डोज है। शेड्यूल का है, शेड्यूल देखो, शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल अपन आईएम दे रहे हैं, एक साइड पे दे रहे हैं, तो अपन देते हैं डे, डे चार चार डोज देते हैं, ये लेटेस्ट जो मॉडिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन चार डोज देते हैं, 0, 3, 7 और 28 डेज पे। ठीक है, 0, 3, 7 और 28 डेज पे, कितने कितने पे, 0, 3, 7 और 28 डेज पे दे रहे हैं अपन। ठीक है, डोज कितना है, 0.1 ml। ठीक है, कहाँ पे दे रहे हैं, डेल्टॉइड एरिया पे। तो ये अपन ने पढ़ लिया वैक्सीन के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। अब देखो, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब है रेडीमेड एंटीबॉडी है, क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी है। ठीक है, बनी बनाई एंटीबॉडी अपन पेशेंट को दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको कब देंगे, देखो, एडमिनिस्टर्ड एज सुन एज पॉसिबल विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर जितना जल्दी हो सके अपन एडमिनिस्टर कर देंगे। एडमिनिस्टर्ड ओनली वंस, ठीक है, सिर्फ एक बार ही देंगे अपन, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अपन बार बार इसको नहीं देते हैं, सिर्फ एक बार देते हैं। देखो, ये भी दो फॉर्म्स में आती है, टू फॉर्म्स, ह्यूमन ह्यूमन आरआईजी एंड इक्विन आरआईजी। ठीक है, अब देखो, ह्यूमन आरआईजी का जो डोज है वो है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन आरआईजी का डोज कितना है, 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट। और इक्विन आरआईजी जो कि हॉर्स से मिलती है, तो उसका है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट। ओके, इसका एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे कहाँ पे करेंगे, बाउंड में अपन जितना एज मच एज पॉसिबल डाल देंगे। ठीक है, जो बाउंड है उसके अंदर कितना जितना जितना हो सके बाउंड के अंदर अपन इसको डाल देंगे अच्छे से। ठीक है, इन्फिल्ट्रेट कर देंगे। ओके, ये अपन ने पढ़ लिया इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। अब अपन बात करते हैं री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की। री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है, पहले उन्होंने क्या है, वैक्सीन लगी हुई है, इम्यूनाइज्ड है, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड मतलब उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए प्रिस्क्रिप्शन का। ठीक है, कि उनको पहले वैक्सीन लगी हुई है। तो उसमें क्या देंगे अपन, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है, तो डे 0 एंड डे 3 पे क्या दे देंगे अपन, वैक्सीन देंगे। ठीक है, क्या देंगे, रेबीज वैक्सीन दे देंगे। ठीक है, आरआईजी नहीं देंगे। ठीक है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, रियो एक्सपोजर। ठीक है, कौन कौन देंगे, डे 0 डे 3 पे वैक्सीन दे देंगे। ओके, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है, देखो, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है कि कोई भी हाई रिस्क ऑक्यूपेशंस में, हाई रिस्क ऑक्यूपेशंस मतलब रेबीज वार्ड में कोई हेल्थ वर्कर है। ठीक है, रेबीज वार्ड में कोई हेल्थ वर्कर है, वो ट्रेवलिंग कर रहा है रेबीज एंडेमिक एरिया पे, तो उसको अपन क्या है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देंगे जाने से पहले ही। तो क्या देंगे, उसको रेजिम देंगे अपन डे 0, 7, 21 और 28। ठीक है, 0, 7, 21, 21 या फिर 28 में से एक दिन। ठीक है, तो 3 डोज देते हैं टोटल, डे 0, डे 7 और 21 या फिर 28, इसमें से एक दिन उसको वैक्सीन देते हैं। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में कितने डोज दे रहे हैं, 3। री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में 2 डोज दे रहे हैं अपन, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस हमेशा डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ये हो गया रेबीज अपना कंप्लीट।